तो आज से हम लोगों को शुरू करना है ये हमारा नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। जैसा हमें पता है कि डी एंड एफ ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल्स भी होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जिन्हें ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, जेड एन सी डी और एच जी उन एलिमेंट्स के नाम है। ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है और इनके सिंबल्स की पोजीशन हमें पता करना जरूरी है। बेशक डी एंड एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स के नाम अगर हमें नहीं भी याद है तो भी चलेगा, लेकिन सिंबल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कहाँ आता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मैं डी ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ, एफ ब्लॉक हमारा बाद में आएगा, पहले हम डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डी ब्लॉक में हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज एंड ये 6D सीरीज। तो टोटल हमारे पास 4 सीरीज है 3D से 6D तक। 6D सीरीज में देख रहे हो जैसे तुम लोग, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही एलिमेंट का नाम लिखा है और वो है HF। आगे हमने इसके नाम नहीं लिखे। सॉरी, एक्चुअल में थोड़ा मिस्टेक, ये HF नहीं, यहाँ पर है AC। एक्टिनोइड स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये होगा हमारे पास AC। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे 6D सीरीज में मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट का नाम लिखा और वो है हमारे पास AC, आगे हमने नहीं लिखे। रीजन, ना तो हमें वो याद करने हैं और ना वो किसी भी काम के हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे के जितने भी एलिमेंट हैं 6D सीरीज में वो सब मैन मेड हैं, मतलब लैब में बनाए गए हैं, नेचुरली हमें नहीं मिलते। यहाँ पर ये जितने भी सारे एलिमेंट लिखे गए हैं सिर्फ टीसी को छोड़कर, टीसी भी एक मैन मेड एलिमेंट है। ठीक है, तो टीसी को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है ये सभी क्या है, ये हमें नेचर में मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, इसलिए इनकी स्टडी करना जरूरी है। बाकी 6D सीरीज में हमें स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, ना तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सिलेबस में डाला भी नहीं जाता है। ठीक, अब हमें ये याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसी तरीके से तुम लोगों को याद रखना होगा ये। जैसे इनको हम हिंदी वर्ड से याद रख सकते हैं लाइन बनाकर। जैसे SC को हम बोलेंगे साइंस तेरी वाह करे मानव। SC फॉर साइंस, TI से तेरी, V से वाह, CR से करे एंड MN से मानव। जैसे शायरी सुनाते शायरी सुनाते शायरी के बाद बोलते हैं ना, वाह वाह करते हैं कि वाह वाह, बस उसी तरीके से साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर क्यों निकाले कॉपर जिंक। फिर क्यों निकाले, Cu फॉर कॉपर और Zn फॉर जिंक, ये हमें पता ही है, कॉपर जिंक। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली याद रख सकते हैं। साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर क्यों निकाले कॉपर जिंक। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे अभी देखा होगा कि सब तरफ माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग से बहुत ज्यादा खुदाई चल रही है, बहुत ज्यादा मटेरियल वहां से निकाला जा रहा है। तो बस अब धरती परेशान हो गई, धरती ने परेशान होकर बोल दिया कि भाई मान लिया मानव तेरे पास बहुत साइंस है, हम तेरी वाह कर रहे हैं कि साइंस तेरी वाह करे मानव, अब क्यों निकाल रहा है कॉपर जिंक। भाई हमने मान लिया तू बहुत बड़ा हो गया, तू बहुत कुछ कर सकता है, अब तो कॉपर जिंक मत निकाल। कॉपर जिंक मतलब जैसे कि माइनिंग मत करो, मेटल मत निकालो, परेशान हो गई धरती, उस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर क्यों निकाले कॉपर जिंक। 4D सीरीज को हम याद रखते हैं, ये यारी दोस्ती के ऊपर है तुम्हारे। जैसे Y4 हम बोलेंगे यारी, यारी जरा निभा। दोस्ती करोगे तो निभाओगे, और कब तक निभाओगे, मौत तक, पूरी जिंदगी। यारी जरा निभा मौत तक। और अगर यारी निभा रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो, तो दोस्त को बताओगे भी कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है कि रुक जा, उस रास्ते पर मत जा, उस रास्ते पर कांटे पड़े हैं, तुझे दूसरे रास्ते पर जाना है। तो बस ये वही लाइन है, यारी जरा निभा मौत तक, रुक राह में पड़े आगे कांटे। RU से रुक और RH से याद रखना तुम्हें राह में। पीढ़ी से पढ़े, AG फॉर आगे एंड CD फॉर कांटे, कैडमियम को याद रखना है, कांटे। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुक राह में पड़े आगे कांटे। ठीक है, ये हुआ हमारा 4D सीरीज। अब हमें देखना है 5D।
5D को कैसे याद रखेंगे हम लोग? ला हफ्ता, हफ्ता वसूली जानते होगे, वही है ये हफ्ता। ला हफ्ता वसूली रे, वसूली रे ओएस फॉर ओसामा, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। और अगर ओसामा बिन लादेन को जाके कोई पीट दे तो ये तो हंगामा हो जाएगा। क्यों? ओसामा बिन लादेन पहले ही बहुत बड़ा टेररिस्ट और उसे ही कोई पीट देगा तो ये तो हंगामे वाली बात है। तो ओसामा इधर पिटा उधर हंगामा। ठीक है, ला हफ्ता वसूली रे ओसामा इधर पिटा उधर हंगामा। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक पढ़ने के लिए, अगर हमें डी ब्लॉक अच्छे से पढ़ना है तो हमें ये तीनों सीरीज याद होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन तीनों सीरीज में से वो कहीं से भी हमें एलिमेंट उठा के देगा और वहां से वो उनका पीरियोडिक ट्रेंड पूछेगा। पीरियोडिक ट्रेंड में साइज पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, कुछ भी वहां से पूछा जा सकता है। तो हमें पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने के लिए सबसे पहले ये सीक्वेंस होना ज्यादा जरूरी है, याद होना ज्यादा जरूरी है। और 5D तक ही याद होना जरूरी है, 6D हमें याद करना ही नहीं है। 6D के बारे में पढ़ना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो देखो ये हुआ हमारे पास इनको सीक्वेंस को याद रखने का तरीका। अब हम बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर कहाँ कहाँ से शुरू होते हैं वो देखो। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा हमारा यहाँ 21 से। ठीक है, 21 से स्टार्ट हुआ। अब डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ से 21 से स्टार्ट करो और एक एक इलेक्ट्रॉन में फिल करते जाओ और ये कहाँ तक चला जाएगा? 30 तक। ठीक है, मैं सभी के नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टार्टिंग के और एंड के लिख रहा हूँ। बीच में तुम लोग कहीं भी फिल कर सकते हो, जैसे ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में क्या हुआ? 30। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन में फिल करते चलना है। ठीक है, अब 30 के बाद देखो क्या होगा। 30 के बाद हमारे पास, अच्छा डी ब्लॉक की पोजीशन, डी ब्लॉक की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बीच में होती है। लेफ्ट साइड में आता है एस ब्लॉक और राइट साइड में आता है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में होता है 2 एलिमेंट और पी ब्लॉक में होता है 6 एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। देखो Zn के बाद क्या आएगा? Zn के बाद आएगा पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 6। तो पी ब्लॉक क्रॉस करते करते 36 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, 36 के बाद फिर नेक्स्ट आएंगे हम 4D से पहले वाले एस ब्लॉक पर। उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 2। मतलब कितने हो गए हमारे पास? 42 हो गए। नहीं, 36 में 2 ऐड करोगे तो होंगे हमारे पास 38। ठीक है, अब 38 से यहां से आगे काउंट करो तो ये हो जाएगा 39। 39 में अब 10 ऐड करो। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये आएगा हमारे पास कैडमियम का क्या? 48। ठीक है, 48 तक आए हमारे पास। अब इस 48 से आगे फिर से पी ब्लॉक आया, 6 काउंट करो, उसमें टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने? 54। 54 के बाद फिर एस ब्लॉक आएगा तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल 56। तो इसका मतलब एल क्या होना चाहिए? 57। और एल के बाद एच एफ कितना होना चाहिए? 58। क्या सच में 58 होना चाहिए? ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। नहीं, यहाँ पर 58 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और इस स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार का मतलब है कि एल के बाद एफ ब्लॉक आता है। तो अब यहाँ पर समझ जाना कि डी एफ ब्लॉक की पोजीशन एक्चुअल में क्या है? एफ ब्लॉक की पोजीशन एल से और एच एफ के बीच में 14 एलिमेंट की जगह है और उस 14 एलिमेंट में एफ ब्लॉक आता है। मतलब ये डी ब्लॉक के अंदर घुसा हुआ है। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक कहाँ है? ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर घुसा हुआ है। इसीलिए हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, तो डी ब्लॉक को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को क्या बोला जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। मतलब 57 के बाद पहले 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद एच एफ का नंबर आएगा। तो 57 के बाद जब 14 काउंट करोगे, खत्म करोगे, तो पहुंच जाएंगे हम 71 पर। और जब 71 पर पहुंच जाएंगे तो एच एफ का नंबर आएगा 72। ठीक है, अब 72 से काउंट करना स्टार्ट करो, एच जी तक हम कितने नंबर तक पहुंचेंगे? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये पहुंचे हम लोग 80 नंबर पर। ठीक है, क्या आया यहाँ?
और 80 के बाद अगर हम बात करें तो फिर से 6 एलिमेंट 86। उसके बाद फिर से एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास 88। तो एसी एसी आएगा हमारे पास 89। ठीक है, 89 आया। अब एसी के बाद फिर से हमारे पास 14 एलिमेंट आने वाला है। तो ये कहां पर खत्म होंगे हमारे पास, ये 103 पर खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास आर एफ एलिमेंट है, एसी के बाद आर एफ आता है जिसे हम रदरफोर्डियम बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 104। और इसके आगे फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और इनके नाम खुद भी फिक्स नहीं होते, अलग अलग कंट्रीज इनका अलग अलग नाम यूज लेती है क्योंकि ये मैन मेड है। जैसे मैंने बोला देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम रदरफोर्ड के नाम पर रखा गया है, रदरफोर्डियम। इसी तरीके से हमें एक नील्स बोर के नाम पर भी एलिमेंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं नील्स बोरियम, नाम है उसके इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पढ़ना है, हमें सिर्फ 5D सीरीज तक पढ़ना है। इनके एटॉमिक नंबर अब याद हो गए होंगे। अगर हमें इनकी पोजीशन याद है तो हम इस तरीके से इनके स्टार्टिंग और लास्ट के एटॉमिक नंबर याद रखो। 3D कहाँ से स्टार्ट होगा 21 से और 30 तक, 4D रेंज 39 टू 48, 5D का 57 टू 80। अगर भूल भी जाए तो हमें 3D का तो याद ही है ना 21, यहाँ से हम इजीली काउंट कर सकते हैं जैसे मैंने भी काउंट करके दिखाया। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर इनका याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, इनकी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। देखो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस एक कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में चेंज होती है। जैसे एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पर, और टॉप टू बॉटम आने पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। लेकिन जब 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तो याद होगा कि उसमें डी ब्लॉक के तो क्वेश्चन लिखाए ही नहीं जाते। मतलब उस टाइम पर जो क्वेश्चन हमें जो ट्रेंड बताया गया और जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए वो सिर्फ पी ब्लॉक के ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होते। जो एक्सेप्शनल पार्ट है वो पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक ही है, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक की वजह से ही एक्सेप्शन आते हैं। और एक्सेप्शन का सबसे बड़ा रीजन है ये पार्ट, ये जो बीच में 14 एलिमेंट हमें यहाँ पर प्रेजेंस है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा एक्सेप्शन का रीजन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनके एक्सेप्शनल पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होती है, यहाँ डिक्रीज भी होगी इंक्रीज भी होगी कांस्टेंट भी रहेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी यही हमारे पास ट्रेंड चलेगा, इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी दोनों। इन 10 एलिमेंट में बहुत ऊट पटांग गड़बड़ चलने वाला है, और वो गड़बड़ हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया जाता है, यहाँ फिजिक्स नहीं है जिसे हम देख के बता सकते हैं कि भाई अगर मैंने एप्पल ऊपर से नीचे गिराया तो वो नीचे ही गिरेगा। फिजिक्स में देख के बताया जा सकता है कि भाई एप्पल को 10 मीटर हाइट से छोड़ दो तो वो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो नीचे ही जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में एप्पल को पहले छोड़ के देखेंगे कि वो ऊपर गया नीचे गया लेफ्ट गया राइट गया कहाँ गया, और फिर उसे देख के हम बुक में लिख देंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और एप्पल ऐसे गया बस, और उसको याद करना होगा, हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सबके एटॉमिक रेडियस निकाले गए एक्सपेरिमेंट से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाले गए एक्सपेरिमेंट से, और फिर उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए अलग अलग रीजन बताए गए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। देखो एटॉमिक चीज है, एटॉमिक लेवल पर रिसर्च होती है। एटम कैसा होता है ये हमें आज तक भी नहीं पता, एटम दिखता कैसा है आज तक एटम को किसी ने नहीं देखा। तो हम कर क्या सकते हैं, जो चीज देखी नहीं हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके और उसके रिजल्ट को याद रख सकते हैं, और यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट आए थे साइंटिस्ट ने हमें एक्सपेरिमेंट बताए, वो हमें बस एक्सपेरिमेंट याद रखने हैं कि साइंटिस्ट ने हमें एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या बताया। ठीक है, चलो उसके बारे में देखो बात करेंगे। एक बार मैं मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट अभी तक माने गए हैं कि 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जिसमें हमारे पास लिक्विड कितना है, जिसमें हमारे पास लिक्विड है ओनली 2। और इन 2 में भी एक मेटेलिक लिक्विड है और एक नॉन मेटेलिक लिक्विड है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेटेलिक लिक्विड है वो हमारे पास कहाँ है, वो डी ब्लॉक में है, और वो मेटेलिक लिक्विड है हमारे पास ये रहा मर्क्यूरी। ठीक है,
लिक्विड स्टेट में होता है और मेटल होता है, सिर्फ दो ही लिक्विड है, और डी एंड एफ ब्लॉक में सिर्फ एक ही लिक्विड आता है जो कि मरकरी। ठीक है। गैसियस स्टेट की बात करें तो सारी गैस टोटल 11 गैसेस होती हैं और वो सारी पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एक भी गैस नहीं है। ठीक है। बाकी ये बचा क्या, देखो गैस इसमें है नहीं, लिक्विड एक है, तो ये जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं एच को छोड़कर, सबकी स्टेट क्या है, सब सॉलिड स्टेट में, एक भी हमारे पास लिक्विड या गैस नहीं होगा मरकरी को छोड़कर। ठीक, ये सॉलिड स्टेट में। अच्छा, मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो एस ब्लॉक हमारे पास मेटेलिक होता है, डी ब्लॉक हमारे पास मेटेलिक होता है, पी ब्लॉक हमारे पास मेटल नॉन मेटल सेमी मेटल सबके मिक्स। एस ब्लॉक के जो मेटल्स होंगे वो तुम्हें सिर्फ, अगर सिर्फ उनके कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा मैं, प्योर मेटल की बात कर रहा हूँ, वो लैब में ही देखने को मिलेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम डेली लाइफ में बताओ कहाँ काम आता है तुम्हारे, नहीं आता, कहीं भी काम नहीं आता सोडियम। सोडियम सिर्फ अगर देख पाओगे तो लैब में देख पाओगे। सोडियम क्लोराइड उसका कंपाउंड हो जाता है जो काम आता है डेली लाइफ में, लेकिन मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें रेयरली डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे पास वो हमें डेली लाइफ में ही काम आते हैं, मेटल्स। और ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, इनमें बहुत सारे मेटल्स, जैसे जैसे हम डाउन होते जाएंगे डी ब्लॉक में वो इनर्ट भी होते जाएंगे, और इनर्ट हो जाएंगे मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो महंगे भी होते जाएंगे। जैसे देखो बताता हूँ एग्जाम्पल, देखो ये कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। आयरन, डेली लाइफ में कहीं भी देख लो, अभी भी जहां पर तुम बैठे हो आसपास देखो, लोहा तुम्हें दिख ही जाएगा, आयरन दिख ही जाएगा। और क्या क्या है देखो, कॉपर, कॉपर के वायर होते हैं, जिंक होता है हमारे पास, और क्या है इसके अंदर देखो, देखो ये एयू, औरम जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड भी यहाँ पर है। मरकरी भी काम आता है डेली लाइफ में। ठीक है। एजी, सिल्वर भी यहाँ पर है, प्लेटिनम भी यहाँ पर है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे वैसे भाव बढ़ते जा रहे हैं मेटल्स के। कॉपर, कॉपर के बाद कॉपर वायर सस्ता होता है, उसके बाद आएगा हमारे पास सिल्वर मतलब चांदी, उसके बाद आएगा गोल्ड मतलब सोना, और सोने के बाद सोने से भी महंगा आ रहा है हमारे पास प्लेटिनम, और प्लेटिनम से और ज्यादा आ जाओगे तो ये हमारे पास मोस्ट डेंस एलिमेंट आ जाएंगे, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और ये इनर्ट भी हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये डेली लाइफ में काम आने वाले हमारे पास मेटल्स हैं, और इन्हीं मेटल्स को आपस में मिक्स करके एलॉय भी बनाया जाता है। ठीक है। एक एल्यूमिनियम भी आता है जो पी ब्लॉक में आ जाता है, डेली लाइफ में काम आने वाला। तो ये हमारे पास इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है और इसीलिए ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे हम इनके बारे में देखो बात करते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 d ऑर्बिटल ऑफ द एटम आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आता है तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन है एस और पी ब्लॉक के बीच में। ठीक है। और ऐसा पी ब्लॉक के बीच में इनकी पोजीशन है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के बीच में ही लाई करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इरेगुलरिटीज, जो मैं बता रहा हूँ कि इरेगुलरिटीज इसके बीच में आती है, जो पीरियोडिक टेबल से, हमने जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स पढ़े थे उनसे बिल्कुल मैच नहीं होती। और वो इरेगुलरिटीज किस तरीके से हैं देखो, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए NH2 N-1 D 1 to 10। ठीक है। क्योंकि जब NH फिल होगा उसी के बाद तो N-1D होगा, जैसे हम पहले 4s2 फिल करते हैं उसी के बाद हम 3D 1 से 10 तक फिल करते हैं, जैसे 3D 1 से और 3D 10, 3D 1 मतलब SC और 3D 10 मतलब Zn, जिंक। लेकिन देखो इरेगुलरिटीज की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या लिखा गया है, N-1D 1 to 10 तो ठीक है, लेकिन NS 012, 012 का मतलब क्या है, यही रेगुलरिटीज है। क्योंकि इनमें बीच बीच में ऐसे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे जो स्टेबिलिटी के लिए नाटक कर जाएंगे। नाटक करने का मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन S में से जंप लगवा के D में भिजवा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना S में से निकाल के D को दिया तो ये 4s1 रह जाएगा, और अगर दोनों दे दिए तो 4s0 रह जाएगा। इसका मतलब S कहां से कहां तक लाई करेगा, S लाई करेगा हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसलिए हमें तीनों लिखने पड़ेंगे NS012।
n-1 डी 1 to 10, ये तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस तरीके से लिखा था। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, बता चुका हूँ, 3D 4D 5D 6D ऑफ n-1th मेन शेल, क्योंकि पहले s में इलेक्ट्रॉन आते हैं, nth शेल s वाला होता है, उसके बाद d में जाते हैं। ठीक है, ईच सीरीज हैज 10 एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए, क्रोमियम एंड कॉपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, ये अपना हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एस इलेक्ट्रॉन में से जंप लगा के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है। जैसे हम क्रोमियम की बात करें, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है इसका 4s1 3d5। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, 24 नंबर पर है, फिल करके देखना। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एस में से जंप लगा के डी में आ जाएगा, क्योंकि D10 और D5 ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो क्रोमियम, इनके एक्सेप्शनल केस देखो, सर्कल कर देता हूं मैं। हमारे पास क्रोमियम है, और क्या है हमारे पास, कॉपर है। कॉपर के बाद हमारे पास मोलिब्डेनम आ जाएगा। ठीक है, मोलिब्डेनम के बाद क्या है हमारे पास, पीडी भी है और एजी भी है। पीडी में दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए था 5s2 4d10, लेकिन सॉरी 5s2 4d8, लेकिन s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, d में चले गए, और बचा हमारे पास ये 5s0 4d10। तो s में जीरो भी होता है। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास, देखो इसमें गोल्ड का भी हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टेबिलिटी लगाने के लिए जंप मार जाता है। और भी काफी सारे हैं, लेकिन ये जो मेन है, जो मैंने यहाँ पर ये बताए हैं, ये रेगुलरिटीज वाले हैं। ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी में हमारे पास एक्सेप्शनल आने लगे। अब अगर इसमें एक्सेप्शनल केस आया, एक्सेप्शन यहाँ से आया, तो सीधी सी बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन आएंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डी एंड एफ ब्लॉक का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हमने क्लियर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी एटॉमिक रेडियस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियडिक ट्रेंड का। ठीक है, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी।